नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं प्रमुख परितंत्र यानी इकाई 3 यूनिट 3 को। यूनिट 3 में हमने इससे पहले वीडियो में आपको पार्ट 1 के बारे में पढ़ाया था। पार्ट 1 में हमने पढ़ा वनों के बारे में, वर्षा के बारे में, ठीक है, मरुस्थल के बारे में, तटीय भाग के बारे में, और आज पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे जलीय परितंत्र के बारे में यानी जल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलीय परितंत्र के बारे में। दोस्तों आपको तो ये पता ही होगा कि पूरे विश्व में, ठीक है, सबसे अधिक क्या है, 70% जो क्षेत्र है वो पानी से ढका हुआ है, यानी लगभग 3/4 भाग, ठीक है, वो जल से ढका हुआ है। उसमें से क्या है, सबसे अधिक यानी 97% जो जल है ना वो क्या है, वो खारा पानी है, माने नमकीन पानी है वो, ठीक है। उस क्या है, वो नमकीन पानी, क्योंकि समंदर का पानी नमकीन होता ही है। ये बात तो आप जानते ही होंगे। अब देखिए, अब जो अलवण जल होता है ना, जिसमें लवण नहीं होता, वैसा जल जिसे हम लोग मीठा पानी कहते हैं, जो हम लोग पीते हैं, जो झीलों में होती है, नदियों में होती है, तालाबों में होती है, ठीक है, तो उस जल में जो है नमक का जो परसेंटेज है वो 0.5 होता है। नमक तो उसमें रहता है लेकिन इतना कम रहता है कि हमें पता नहीं चलता। लेकिन वैसा पानी, ठीक है, जिसे हम लोग खारा पानी कहते हैं, समंदर का पानी कहते हैं, उस पानी में लवण की मात्रा 3.5% रहती है। ये पॉइंट दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए या नहीं आए, जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो खारे पानी में लवण की मात्रा 3.5 और जो मीठा पानी उसमें 0.5, ठीक है। अब देखिए सबसे अधिक तो महासागर है। अब देखिए जो जलीय परितंत्र है, जलीय परितंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है अलवण जल परितंत्र। इसमें क्या आते हैं, झील, नदियाँ, ताल, अनूप, कुंड, ठीक है, उसके बाद सरिताएं, पोखर, तालाब। अलवण जल मतलब वैसा जल जिसमें लवण काफ़ी कम हो, वैसा जल जिसे इंसान, मनुष्य, जीव जंतु पी सकते हैं। दूसरा कैटेगरी है समुद्री परितंत्र। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें समुद्र आ जाएगा, महासागर आ जाएगा। तीसरा क्या है, खारा जल परितंत्र। इसमें क्या आएगा, इसमें ज्वारधन मुख आएगा, लवण कच्छ आएगा, मैंग्रोव अनुवन आएगा। ये बाद में आपको मैं पढ़ाऊंगा। माने वैसा परितंत्र जहाँ पर क्या आ जाएगा, जहाँ पर खारा पानी, पानी क्या होगा, खारा हो जाएगा, वो पानी आप पी नहीं सकते हैं। तो आइए हम शुरू करेंगे जलीय जीव से। जलीय परितंत्र को तो हम पढ़ेंगे ही बाद में, लेकिन पहले एक बार हम देख लेते हैं। जैसे किताब में आपका दिया हुआ है जलीय जीव के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम आपको मैं समझाऊंगा एकदम देसी एग्जाम्पल देखिए। देखिए जलीय जीव को जो है ना बहुत तरीके से बांटा गया। जलीय जल के अंदर में दोस्तों, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो समुद्र है ना, अभी कुछ दिन पहले, जो 2-3 दिन पहले क्या हुआ, जो टाइटैनिक दिखने गए थे, 5 लोग वो डूबकर क्या हो गए, वो मर गए, ठीक है, तो इम्प्लोजन हो गया, वो फूड मतलब वो इतना पिचक गया प्रेशर में आकर, वो टाइटैन का जो वो पनडुब्बी था। तो समुद्र जो है ना वो ब्रह्मांड आकाश से भी अधिक क्या है, रहस्यमयी है। और समुद्र के अंदर, जल के अंदर तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं, मछली से लेकर, पादप से लेकर, बड़ा एक शार्क मछली से लेकर एक छोटा सा मछली भी वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर रहती है। तो जलीय जीव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पटलख के बारे में, ठीक है। क्या, पटलख। देखिए पटलख क्या होता है, जब भी आप तालाब में जाते होंगे, ठीक है, या नदी में जाते होंगे, तो नदी में ये तो कम मिलते, क्योंकि नदी का पानी क्या होता है, उसमें बहाव होती है, वो बहती है, तो वहाँ वो कम मिलेगा, ठीक है, ना के बराबर। जो ठहरा पानी है, झील का पानी है, कुंड का पानी है, तालाब का पानी है, उस पानी के ऊपर एक जीव को आप तैरते हुए देख पाएंगे, जोर जोर से, मतलब कि बहुत ही स्पीड में तैरता है, वो काला काला होता है, उसे कहते हैं पटलख। तो जब पटलख होता है ना, वो पानी के ऊपर तैरती है, पानी के ऊपर, वो पानी के अंदर नहीं जाती, जा सकती है बट नहीं जाती। वो अपना भोजन पानी से ही क्या करती है, प्राप्त करती है। तो वैसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, पटलख कहते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भृंग आ जाएगा, पृष्ठ तरणक आ जाएगा, ठीक है, आप समझ गए। उसके बाद है परिपादक। देखिए परिपादप में जो है ना, परिपादप नाम से मालूम चल रहा है कि पादप है, मतलब क्या है, एक पौधा है, ठीक है। परिपादप क्या होगा, वैसा छोटा छोटा पौधा जिसका जड़ जो है वो पानी के अंदर रहेगा, लेकिन उसका जो तना और पत्तियां हैं वो क्या रहेंगी, पानी के ऊपर रहेंगी। जब आप कभी अपने गांव के तालाब जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि
कि ऐसा पेड़, छोटा छोटा पेड़ होगा, छोटा छोटा एकदम आपके 1 उंगली के बराबर, ठीक है, या 2 उंगली के बराबर। ये क्या होगा, ये इसकी जड़ें जो है पानी के अंदर रहेंगी, ठीक है, और पत्तियां कहाँ रहेंगी, बाहर रहेंगी, उसे कहते हैं परिपादप। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लवक के बारे में। प्लवक में जो है छोटे मोटे जो शैवाल आ जाते हैं, ठीक है, तो एल्गी आ जाता है, प्रोटोजोआ आ जाता है, क्रस्टेशियन आ जाता है। तो ये क्या होते हैं, सूक्ष्म पादप कहते हैं इन्हें, प्लवक को। प्लवक क्या होता है, ये पानी के अंदर, पानी के थोड़ा सा पानी के अंदर वो तैरती रहती है, ठीक है। अब बात करेंगे तर्नक के बारे में। देखिए तर्नक क्या होता है, तर्नक थोड़ा सा मीडियम पानी में रहता है, और तर्नक क्या होता है, ये जीव होता है, ये पानी के अंदर क्या तैरते रहता है। ये इसे अगर हम कहें कि पानी के अंदर कीड़ा, ठीक है, पानी के अंदर कीड़ा। कभी कभी जब पानी में हम लोग तालाब में नहाते हैं तो ये कीड़े हमारे कपड़ों से हमारे बदन में चिपक जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं आपका तर्नक कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो लंबाई होती है ना, वो 2 मिलीमीटर, मात्र 2 मिलीमीटर तक होता है। अब देखिए तर्नक का मतलब ये भी होता है कि जो तैर सके, जो स्पीड में तैर सके। अब तर्नक में तो मैंने आपको एग्जांपल दिया छोटे मोटे कीट का, लेकिन तर्नक में छोटे मोटे कीट से लेकर मछली से लेकर एक बड़े व्हेल मछली तक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तैर सकते हैं, वो तैरने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। तो जो तैरने में समर्थ होते हैं, छोटे कीट से लेकर एक बड़ा शार्क और व्हेल मछली तक किस में आ जाएगा, तर्नक में आ जाएगा। तो उस कैटेगरी में हम लोग बांटे हैं। पहला हो गया पटलक, जो पानी के ऊपर रहते हैं। उसके बाद हो गया परिपादप, ठीक है, जो आधा पानी में रहते हैं और आधा ऊपर रहते हैं। उसके बाद हुआ प्लवक, जो पानी के थोड़े नीचे रहते हैं। उसके बाद हुआ तर्नक, जो पानी के बीच में रहते हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, वो ऊपर भी आ सकते हैं, वो नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है। उसमें छोटे मोटे कीड़े से लेकर एक बड़ा मछली तक उसमें आता है। उसके बाद है नितलक। नितलक का मतलब होता है कि जो नीचे रहता है, जो जमीन से सटा हुआ रहता है। एक तालाब है, उस तालाब के अंदर तो जमीन है, फर्श है, तो तालाब के अंदर में क्या क्या रहेगा, घोंगा रह सकता है, उसके अंदर में केकड़ा रह सकता है, कृमि रह सकता है, ठीक है। और भी तारा मछली जो है आप समंदर में देखते होंगे, वो कहाँ रहती है, वह नीचे रहती है। उसके बाद छोटे मोटे जो पादप, जो पेड़ पौधे हैं, वे तालाब की ज़मीन के नीचे सटे होते हैं। तो वैसा पादप या वैसा जीव जो किसी तालाब में या जलीय स्थान में जमीन के नीचे सटे होते हैं, ठीक है, वहीं से वो क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं नितलक, ठीक है। यानी जो नीचे रहते हैं उसे कहते हैं नितलक। तो ये हो गया जलीय जीव के कैटेगरी के बारे में, ठीक है। पटलक, परिपादप, प्लवक, तर्नक और नितलक। तो उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे। अब आगे का जो हमारा पॉइंट है वो है अलवण जलीय परितंत्र। दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे अलवण जलीय परितंत्र के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो अलवण जल है, अलवण जल का मतलब होता है वैसा जल, ठीक है, जिसमें नमक का जो प्रतिशत मात्रा है वह 0.5% होता है, यानी बहुत ही कम। उस अलवण जल को जब आप पिएंगे तब आपको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि इस पानी में जो है लवण घुला हुआ है। अलवण जल को मीठा जल भी कहते हैं, और अलवण जल वो जल होते हैं जो अमूमन हम लोग पीते हैं या अपने घरों में उसका उपयोग करते हैं। तो जितने भी झीलें हैं, नदियां हैं, तालाब है, कुंड है, नलकूप है, तो उनसे आने वाले जल या उनमें जो जल है, ठीक है, वही जल को हम लोग क्या कहते हैं, अलवण जल कहते हैं। पूरे विश्व में, ठीक है, पूरा जो विश्व है, पूरा जो पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी जो है 70% वहाँ पर क्या है, अगर बात करें तो जल ही है, यानी 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। और उसमें से 97% जल जो है दोस्तों वो लवणीय जल है, जो समुद्र में पाई जाती है। बहुत ही कम मात्रा अलवण जल का है। अब देखिए अलवण जल जो है ना वो पीने योग्य नहीं होता है। अब देखिए अलवण जल परितंत्र जो है उसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला है सरो यानी लैंटिक, ठीक है, यह लैनिस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है शांत या स्थिर, या फिर बेसिन श्रेणी परितंत्र, माना वैसा अलवणीय जल जो स्थिर रहता है, जो शांत रहता है। तो उसमें क्या किया जाएगा, झील का जो पानी होता है ना, उसमें बहाव या उसमें लहरें नहीं होती, उसमें वेव नहीं होते, तो क्या है, शांत है। तालाब की जल जो है वो शांत है। कोई कुंड है, कोई कच्छ है, तो उसका जल क्या है, शांत है। क्यों? क्योंकि
उस जल में बहाव दोस्तों बिल्कुल नहीं होता। तो वैसे जलो वैसे अलवनीय जलीय को क्या कहते हैं? सरो कहते हैं। और दूसरा है सरित। देखिए सरित माने लौटिक। सरित में क्या होता है कि वैसा अलवनीय जल परितंत्र, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें बहाव होता है, जो हमेशा बहती रहती है। तो इसमें क्या आ जाएगा? नदियाँ आ जाएंगी, सरिताएं आ जाएंगी। सरिताएं मतलब जो नदियों से छोटी होती है। कहीं पर कोई झरना गिर रहा है ऊपर से, तो उससे जो छोटी सी एक सरिता जो बनती है ना, नदी टाइप की, वो नदी एक्चुअली नहीं होती। नदी कहते हैं बड़े सरिताओं को, लेकिन जो छोटी नदियाँ होती है उन्हें हम सरिता कहते हैं। तो जो अलवन जलीय परितंत्र है वो क्या क्या होता है? एक सरो और एक सरित। सरो मतलब जो शांत रहती है, और सरित मतलब जिसमें बहाव होता है, जिसमें लहरें उत्पन्न होती है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे झील के बारे में। देखिए झील क्या है? दो तरह की झीलें होती है। एक होती है प्राकृतिक झीलें और दूसरी होती है मानव निर्मित झीलें। जो प्राकृतिक होती है ना, प्राकृतिक मतलब जिसे इंसान ने नहीं बनाया है। कुछ झीलें ऐसी है जो प्राकृतिक होती है, यानी उसका निर्माण जो है स्वयं हुआ है, और बरसात का पानी जब वहाँ पर इकट्ठा हुआ तो वो झील में बदल गई। एक इतना बड़ा गड्ढा, ठीक है, जिसका निर्माण अपने आप हुआ है, स्वतः ही हुआ है, चाहे वो किसी भी कारण से हुई हो, स्वतः ही उसका उत्पन्न जो है वो हुआ है। और उसमें जब बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है तब क्या हो जाता है? वो झील में बदल जाती है, ठीक है, उसे हम लोग झील कहते हैं। और कुछ झीलें ऐसी होती है जिसका निर्माण मनुष्य ने स्वयं किया है। किस चीज़ के लिए? अपने उपयोग के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए। बड़े बड़े कारखानों में जो इस्तेमाल होते हैं पानी, आप कहीं पे कोई फैक्ट्री लगानी है, अब वहाँ पर नदियाँ नहीं है, तो वो कंपनी क्या करेगी या सरकार क्या करेगी? सरकार जो है उस कंपनी के अगल बगल झीलों का निर्माण करवाएगी, ताकि उस झील में जो पानी इकट्ठा हो सके, उस पानी का फैक्ट्री में या कच्चे माल का जो फैक्ट्री में सामान बनता है ना, उसमें उसका यूज कर सके। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे रुद्ध जलागार, ठीक है। तो ध्यान से समझिए रुद्ध जलागार क्या होता है। रुद्ध जलागार दो तरह का होता है, पहले इसको समझिए। रुद्र जलागार दो तरह का होता है, एक को कहते हैं ऑफ स्टेम और दूसरा को कहते हैं ऑन स्टेम। जो ऑन स्टेम होता है दूसरा वाला, तो ऑन स्टेम जलाशय उच्च भूमि क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? उच्च भूमि क्षेत्र में, यानी जैसे लद्दाख हो गया, ठीक है, सिक्किम हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो ये सब क्षेत्र क्या है? ये सब क्षेत्र ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पर जो भी झील टाइप का जो बनेगा ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑन स्टेम कहेंगे। और जो नीचे बनेंगी, जो समतल जमीन पर बनेगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑफ स्टेम कहेंगे। तो ये जो रुद्ध जलागार है, ये एक डैम टाइप का होता है। अब मान लीजिए कोई नदी बह रही है, वहाँ पर हमने एक डैम बना दिया, तो वहाँ पानी क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। अब पानी वहाँ पे इकट्ठा हो गया तो हमें क्या लग रहा है कि वो एक झील है, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं रुद्ध जलागार। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्द्र भूमि, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्द्र भूमि की अगर बात करें कि वैसा क्षेत्र, ठीक है, वैसा क्षेत्र जहाँ पर बहुत ही कम पानी होती है, समुद्र की तरह या नदी की तरह या झीलों की तरह पानी बिल्कुल नहीं होती, वहाँ पर कम पानी होती है। और लगभग, ठीक है, क्या होता है कि समय समय पर जो है ना वो पानी से ढक जाता है, उसे हम लोग कहते हैं आर्द्र भूमि। अब बरसात आया, अब कोई भूमि पूरे बरसात भर में क्या हो गया? ठीक है, उस पानी से वो भूमि ढक गया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आर्द्र भूमियाँ कहेंगे। अब देखिए, अब दो तरह की जो है ना आर्द्र भूमियाँ हैं। एक है अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि। अब देखिए, अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि क्या है? अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि, ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें अलवण जल भरा रहता है। क्या रहता है भरा? अलवण जल। तो वैसा दलदल, देखिए आर्द्र भूमि जो है ना एक तरह से दलदल ही है। अब जब बहुत ज़्यादा बरसात होगा तो दलदल क्या हो जाएगा? पानी से डूब जाएगा, गीला हो जाएगा। और जब सूखा जो पड़ेंगी, जब गर्मी आएंगी, तो उसमें क्या होगा? वो जो पानी है ना वो सूख जाता है, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं आर्द्र भूमि, यानी वो जो आर्द्र भूमि है ना वो सदैव 365 दिन 12 महीना गीला रहेगा। क्या रहेगा? गीला रहेगा। जब बरसात होंगी तब वो पानी से ढक जाएगा, जब बरसात ख़त्म हो जाएंगी तो पानी तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो जो भूमि है ना वो क्या रहेगा? वो गीला रहेगा, ठीक है। तो एक है अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि और एक तटीय आर्द्र भूमि। जो अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि है, यानी जो
प्रॉपर जमीन पर है तो उसमें अलवण जल रहता है, यानी खारा पानी उसमें बिल्कुल नहीं रहता है, उसके जल में लवण का जो परसेंटेज है काफ़ी कम होता है। और दूसरा है तटीय आर्द्र भूमि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जहाँ पर भी तटीय शब्द आएगा इसका मतलब आपको समझ लेना है कि वो समुद्र के आसपास का क्षेत्र होगा। तटीय क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ से नज़दीक समुद्र है। तो तटीय आर्द्र भूमि क्या होती है कि वैसा क्षेत्र जहाँ से नज़दीक में समुद्र है, ठीक है, और समुद्र का पानी सरिताओं में बहकर उस भूमि पर चला जाता है और क्या कहती है, आर्द्र भूमि का निर्माण करता है। तो तटीय है यानी समुद्र है, और समुद्र है तो पानी क्या होगा, नमकीन होगा। ये बिल्कुल कॉमन बात है। तो तटीय आर्द्र भूमि वैसे भूमि को कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर दलदल तो होता है लेकिन उसका जो पानी होता है ना, उसका पानी क्या होता है, लवणीय होता है। और ऐसे जो जगह है, ऐसे जो तटीय आर्द्र भूमि है, वहाँ पर कौन से वन होते हैं, मैंग्रोव वन होते हैं। कौन से वन होते हैं, मैंग्रोव। क्योंकि देखिए लवणीय जल में सभी पेड़ पौधे का उगना संभव नहीं है। लवणीय जल में सभी पेड़ पौधे उग नहीं सकते हैं। तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लवणीय जल में ही, ठीक है, उगते हैं। अब आगे का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सरित परितंत्र। देखिए सरित या सरिता, जब भी हम कहेंगे सरित या सरिता, इससे आपको समझ लेना होगा बड़ी नदियाँ और छोटी नदियाँ को जो है हम सरित परितंत्र में रखते हैं। सरित परितंत्र में वे सभी नदियाँ आ जाएंगी जो या तो छोटी है या तो बड़ी है। अक्सर होता क्या है कि हमारे गांव घर से जो है छोटी छोटी नदियाँ बहती है तो उसे हम लोग नदी ना कहकर सरिता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सरिता का जो पानी है ना, वो सदैव क्या होता है, वो बहती ही रहती है। वो पानी स्थिर नहीं रहती, ठीक है, हमने पहले पढ़ा था ना, ठीक है, सरी और सरित, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण हैं। जो सरिता है, जो नदियाँ हैं, उसका सबसे पहला लक्षण क्या होगा, ठीक है, कि वो बहेंगी, वो बहती रहेंगी, उसमें लहर होगा। उसमें क्या होगा, उसमें लहर होगा और आगे चलकर वो समुद्र में मिल जाएगी। अब बात करेंगे कि नदियों में जीवजात, नदियों के जीवजात। तो कोई भी नदी है, कोई भी सरिता है, वहाँ पर क्या नदी के अंदर क्या मनुष्य रह सकता है, बिल्कुल नहीं। तो पानी में रहने वाले कुछ ऐसे पादप होते हैं, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पानी में क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, जो सिर्फ पानी में रहते हैं। तो प्राणी की बात करें, नदियों में जीवजात की बात करें तो प्राणी और पौधे, प्राणी में क्या क्या आ जाएगा, बहुत सारे मछली आ जाएंगे, बहुत सारे केंचुए आ जाएंगे, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे कृमि आ जाएंगे जो पानी में ही रहते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे कीट आ जाएंगे जो पानी में रहते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, लिम्पेट, डिम्भक, ठीक है, पेनी, ठीक है, उसके बाद कैडिस मक्खी, और उसके बाद स्पंज है। ये सभी क्या है, ये सभी पानी में रहते हैं। दूसरा है प्लांट यानी पौधा। तो पानी के नदी के अंदर भी, ठीक है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो सरवाइव करते हैं। और नदियों के अंदर में भी जब आप देखेंगे, जब आप जाएंगे, आप डिस्कवरी चैनल में देख सकते हैं यूट्यूब पर वीडियो, तो नदियों के अंदर में भी क्या होता है, छोटे छोटे पादप होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, शैवाल होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसके बारे में आप समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन नदियों के बारे में आपको मैं क्या पढ़ाऊँ, आप तो सब कुछ जानते हैं कि नदी किसे कहते हैं, नदी के अंदर में कौन कौन से जीव होते हैं। तो इसमें अधिक समय जो है व्यक्त करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैंने जितना कहा उतना आप अपने शब्दों में बिल्कुल लिख देना, और उसके बाद तो मैं इंपॉर्टेंट नोट्स में करवाऊँगा ही। अब आगे जो है ना हमारा, वो है आखिरी हमारा टॉपिक है, वो है समुद्री परितंत्र। देखिए समुद्र जो है ना, समुद्र को आज तक कोई नाप नहीं सका, ना ही समुद्र की गहराई को कोई नाप सका। समुद्र को समझना बेहद मुश्किल है। समुद्र में कितने जीव पाए जाते हैं अभी तक उसकी गणना ही नहीं की गई है। एक जितना भी समुद्र को इंसान ने जाना है उसके हिसाब से उसने एक डेटा दिया, एक आंकड़ा दिया है कि समुद्र में इतने जीव पाए जाते हैं। लेकिन क्या किसी भी इंसान ने, क्या कोई भी वैज्ञानिक जो जल के वैज्ञानिक है, क्या उन्होंने कभी भी, ठीक है, पूरे समुद्र को खंगाल कर देखा है? नहीं। तो अभी भी समुद्र में ऐसे कई सारे जीव हैं और मिलेंगे, ठीक है, जिसके बारे में अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं पता है, जिसके बारे में अभी तक हम नहीं जानते हैं। जैसे जैसे समुद्र की खोज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे विभिन्न प्रकार के जीव जो हमारे सामने आते जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी मछलियाँ होती है जो बिजली उत्पन्न करती है, बहुत सारी ऐसी मछलियाँ होती है जो जहर, जो विष है, पॉइजन, ठीक है, पॉइजन उत्सर्जन करती है। बहुत सारी ऐसी मछलियाँ भी हैं जो हवा में उड़ती भी हैं।
तो दिन ब दिन जो है ना समुद्र की गहराई को, समुद्र को समझने का प्रयास वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है और तरह तरह के जीव और पादप सामने निकल कर आ रहे हैं। समुद्र परितंत्र की बात करें तो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, पूरे विश्व में 70% जो है वो जल है और उस 70% जल में 95% जल जो है, 97% जल जो है वो क्या है, वो लवणीय जल है। यानी 97% जो क्षेत्र है वो समुद्र से घिरा हुआ है। अगर आप ग्लोब को देखें या विश्व के मानचित्र को देखें, मैप को देखें, तो आपको चारों ओर समुद्र ही समुद्र दिखाई देगा। भारत भी 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी, नीचे है हिंद महासागर और पश्चिम में क्या है, अरब सागर। तो चारों तरफ क्या है, समुद्र ही समुद्र है। समुद्र का पानी नमकीन है और लवणता का 3.5% है, ठीक है, जिसमें सोडियम क्लोराइड का परसेंटेज कितना है, 27% है, यानी सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा है। उसके बाद क्या बच गया, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम लवण है। यानी 3.5% जो नमक है, उस नमक में सबसे अधिक क्या है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, उसके बाद कैल्शियम है, फिर पोटेशियम है। ये सवाल आ सकता है, ठीक है, कि लवणीय जल में सोडियम क्लोराइड का कितना % मात्रा है, तो उसको आपको लिख देना होगा। अब देखिए बात करते हैं तापमान के बारे में। तापमान भी लगभग समुद्र के क्षेत्र में क्या रहता है, स्थिर रहता है। यह ध्रुवीय समुद्र में, ध्रुवीय मतलब ऊपर की ओर या नीचे की ओर, उसे कहते हैं ध्रुव, पोल कहते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो ध्रुव के तरफ जो होता है 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर उष्णकटिबंधीय में 32 डिग्री सेल्सियस या अधिक तक होता है। अब देखिए समुद्री आवास, देखिए समुद्र भी क्या है, मैंने पहले क्या कहा, समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु और पादप हैं, यानी समुद्र भी क्या है, एक तरह का आवास ही है, एक तरफ का घर ही है जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं। तो समुद्री आवास को 2 भिन्न मंडलों में बांटा जा सकता है। पहला है नीत स्थल मंडलस्थ मंडल, ठीक है, उसे कहते हैं बेंथिक जोन, जिनसे महासागर का बेसिन या तल बनता है। देखिए नितलस्थ मंडल, नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, नितलस्थ मंडल यानी नीचे होगा, ठीक है, नितल माने नीचे, और उसमें क्या होता है कि वो बेसिन होता है, वो नीचे, वो सबसे लास्ट होता है, वो आधार होता है। भले ही गहराई कुछ भी हो, समुद्र की गहराई कुछ भी हो, सबसे नीचे वाला पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, बेंथिक जोन कहेंगे, यानी नितलस्थ मंडल कहेंगे। और जो दूसरा है वो है बेलापवर्ती मंडल, ठीक है, पैलासिक जोन, यानी बेलापवर्ती मंडल क्या होता है, जो मुक्त जल को दर्शाता है। जो जल ऊपर रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं बेलापवर्ती मंडल, यानी उस समुद्र के ऊपरी वाले हिस्सा को बेलापवर्ती मंडल कहते हैं। यह क्या करता है, यह समुद्र के जो है बेसिन में जल को भरता है। आपको याद होगा जब हम तालाब या झील के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने तालाब या झील को भी कई हिस्सों में बांटा था। ऊपर रहने वाले जीव, ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, जो बीच में जो है उसे क्या कहते हैं, सबसे तल वाले हिस्से को क्या कहते हैं। तब समुद्र में भी यही होता है, ठीक है। तो समुद्र का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम लोग कहते हैं वेलांचली मंडल, और वेलांचली मंडल में बहुत सारे जीव रहते हैं। तो देखिए समुद्र का जो वेलांचली मंडल होता है ना, वो समुद्र का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, और इसलिए हम लोग इस वेलांचली मंडल को तटीय मंडल भी कहते हैं। यानी सबसे ऊपरी हिस्सा, समुद्र का सबसे ऊपरी हिस्सा, उसे कहते हैं वेलांचली मंडल। वेलांचली मंडल में क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। वेलांचली मंडल में क्या होता है, जो लहरें हैं वो काफ़ी अधिक होती है। यहाँ पर जो है ये मैदान जो है ना काफ़ी अधिक उपजाऊ भी होती है। अगर जीवों की बात करें तो यहाँ पर घोंगे रहते हैं, क्लेम रहते हैं, बार्नेकल, क्रेस्टेशियाई, एनेलिड्स, समुद्री एनीमोन और समुद्र अर्चिन यहाँ के क्या है, यहाँ के जीव हैं। तो ऊपर समुद्र के सबसे ऊपरी हिस्से को कहते हैं वेलांचली मंडल। यहाँ पर बड़ी मछलियाँ बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है नैऋतांचली महासागरीय मंडल, ठीक है। अब ये क्या है देखिए, अब देखिए वेलांचली मंडल के का बाद वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं नैऋतांचली महासागरीय मंडल। ये क्षेत्र जो है काफ़ी उपजाऊ होता है। इसमें बहुत सारे पादप पेड़ पौधे जो है उगते हैं। उसमें से कुछ के नाम जो है मैं आपको बताऊंगा, वो है डाइटम और डिनोफ्लैजिलेटस, ठीक है। ये पादप प्लवक हैं जो नैऋतांचली में क्या होते हैं, उगते हैं। नैऋतांचली में जो जीव की अगर बात करें तो वहाँ पर व्हेल भी आती है, सील मछली, समुद्र उदबिलाव, समुद्री सांप और बड़े शिकवर भी वहाँ पर शामिल है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें
और भी जीवों की, तो उसमें क्या आ जाएगा, घोंगा आ जाएगा, केकड़े आ जाएंगे, समुद्री करकट, तारा फिश जो है, स्टार फिश के हम लोग उसे कहते हैं, ब्रिटल स्टार कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है ना वो कहाँ पाई जाएंगी, नैऋतांचली महासागरीय मंडल में पाई जाएंगी। यानी जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसे कहते हैं वेलांचली, उसके बाद का हिस्सा कहते हैं नैऋतांचली। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बेलापवर्ती मंडल। अब देखिए बेलापवर्ती मंडल क्या है, कुल समुद्र पृष्ठ का 90% जो क्षेत्र है, यानी टोटल समुद्र अगर है तो उसका 90% क्षेत्र क्या हो जाएगा, वो बेलापवर्ती मंडल उसे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बेलापवर्ती मंडल। बेलापवर्ती मंडल में जीवों की संख्या काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि इसमें गहराई बहुत ज़्यादा है और अधिक गहराई में छोटे छोटे जीव जो होते हैं ना वो सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पानी का जो प्रेशर होता है ना वो काफ़ी अधिक होता है। आपने कुछ दिन पहले एक घटना को देखा होगा, जो टाइटैनिक देखने के लिए जो सबमरीन गया था टाइटन, वो क्या हो गया, वह टाइटन जो है पानी के प्रेशर में आकर जो है ना वो चिपक गया। तो पानी का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर छोटे जीव बिल्कुल पाए नहीं जाते। तो जो अधिक जीव है ना वो पाए जाते हैं नैऋतांचली महासागरीय मंडल में। तो नैऋतांचली मंडल जो है वहाँ पर ही जीव मिलते हैं सबसे अधिक। वहाँ पर व्हेल मिलते हैं, शार्क मिलते हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ वहाँ मिलती है। लेकिन बेलापवर्ती मंडल में बड़ी बड़ी जीवें बिल्कुल नहीं मिलती। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे प्रचुरता जो है यहाँ पर पाई जाती है वो है पादप प्लवक। उसमें क्या क्या है, डायनोफ्लैजिलेटेड, ठीक है, और दूसरा है डाइटम। ये दो ही चीज़ हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं। अब आखिर में हम बात करेंगे नितलस्थ मंडल के बारे में। देखिए नितलस्थ मंडल हमने तालाब में भी पढ़ा था। नितलस्थ नाम से ही स्पष्ट है कि ये समुद्र के नीचे का भाग होगा, सबसे नीचे का भाग होगा। यहाँ पर अधिक क्या पाए जाएंगी, केकड़े पाए जाएंगे, समुद्री क्या बोलते हैं उसको, घोंगे पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्टारफिश को आपने देखा होगा कि वो सबसे समुद्र के नीचे ही वो घूमती रहती है। ठीक है, उसके बाद समुद्री अर्चिन, समुद्री करकटी, तो ये सब जीव जो है ना वो कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र के सबसे तल में पाए जाते हैं। कुछ पौधे भी होते हैं, समुद्री लिली, समुद्री कोरल, स्पंज। ठीक है, इस तरह के जीव जो है वो भी पादपों के साथ नीचे पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा जो है समुद्री परितंत्र के बारे में। अब देखिए, अब बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे हम लोग कहते हैं ज्वारनदमुख। क्या कहते हैं, ज्वारनदमुख। अब इसको ध्यान से समझिए कि ज्वारनदमुख होता क्या है। देखिए सभी नदियाँ, जितनी भी नदियाँ हैं या गंगा है, वो क्या होती है, वो ग्लेशियर से निकलती है और ग्लेशियर से निकलकर कहाँ गिरती है, समुद्र में गिरती है। लेकिन समुद्र में गिरने से पहले वो अपना एक बहुत बड़े क्षेत्र में अपना एक परितंत्र का निर्माण करती है, खुद का एक परितंत्र। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, उसके अपने जीव होंगे, उसके अपने पादप होंगे, उसका अपना एक ऐसा एरिया होगा, ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर फसलों की उत्पादन काफ़ी अधिक होता है, जहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ होती है, जहाँ अधिक पेड़ पौधे होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, सुंदरवन डेल्टा को ले सकते हैं। तो समुद्र गिरने से पहले, समुद्र जो है, नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, ठीक है, डेल्टा का निर्माण करती है। कहाँ पर, सुंदरवन में। केरल में भी ऐसा ही एक जगह है जिसे ज्वारनदमुख कहते हैं। तो वहाँ की मिट्टी काफ़ी क्या है, उपजाऊ है, लेकिन दलदली है लेकिन उपजाऊ है। वहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे वहाँ आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। वहाँ पर एक बीज डाल देने से ही क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे उग जाएंगे। वहाँ पर जीव जंतुओं की भरमार है। ठीक है, इसलिए सुंदरवन डेल्टा जो है ना वो विश्व की सबसे बड़ी क्या है, वो डेल्टा है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जंगली जानवर, मछली, सरीसृप, कीट पतंग सब कुछ मिलते हैं। तो उसे कहते हैं ज्वारनदमुख। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ज्वारनदमुख है क्या। आगे का जो चैप्टर हमारा दोस्तों होगा वो इकाई 4 हम लोग जो है आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, और इकाई 4 में हम लोग पढ़ेंगे थल एवं जल संसाधन के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर दोस्तों नए हैं तो मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे हम बेहतरीन तरीके से चीज़ों को जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और कंटेंट के बारे में आप बिल्कुल मत सोचना, मैं आपको क्वेश्चन से लेकर, ठीक है, PDF के नोट्स तक अवेलेबल कराऊंगा। और अगर आपको असाइनमेंट चाहिए, आप दिए गए नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। असाइनमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको फीस
पेड करने पड़ेंगे, वो भी एकदम मिनिमम, बहुत ही कम। लेकिन बाकी के जितने भी नोट्स हैं, PDF हैं, वो आपको बिल्कुल मैं फ्री में दूंगा, मैं बिल्कुल आपको निःशुल्क दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।